आई वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे पोम्स की सेंट्रल आइडिया। तो हम करने जा रहे हैं सेंट्रल आइडियाज़ हर पोम के। इवन मतलब हमारी जितनी भी पोम है सबके सेंट्रल आइडियाज़ को देखेंगे, क्योंकि वो हम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है सबके एग्ज़ाम में आएंगे कि तुम इस पोम का सेंट्रल आइडिया लिखोगी, उस पोम का। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर रिक्वेस्ट। तो जो सबसे पहली हमारी पोम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, सबसे पहले हम किसको करेंगे? डस्ट ऑफ स्नो को, क्योंकि वही हमारी चैप्टर की फर्स्ट पोम है। ठीक है, तो चले बढ़े। सो हेयर व्हाट आई हैव, यहाँ पे ये लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सो लेट्स रीड द होल सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम विद अ बिगनिंग। तो देखिए इंग्लिश में ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। थ्रू दिस पोएम वी गेट द मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट even in the worst situation. We must also remember that nature and its object have ability to make one's happy and overcome hopelessness. तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया बहुत छोटा है, और इवन ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा कि आप सेंट्रल आइडिया लिखें। तो देखिए ये तो वो बात हो गई जिसके अंदर हमने क्या किया, आपको पूरी बात लिख के दे दी, लेकिन थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से इलाबोरेट करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करिए, हर वर्ड को इजीली लिखिए कि वो क्या कह रहा है। अगर आपको समझ आए तो देखिए दोबारा समझा देती हूँ। ये जो पोएम है वो ये एक्सप्रेस करिए कि हमारे लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारा जो मूड है वो बदल सकती है। ठीक है, और इस पोएम के थ्रू हमें ये मैसेज मिला है कि हमें अच्छे के लिए होप करनी चाहिए। कितनी भी बुरी हालत हो हमें ही करना चाहिए, हमारे साथ अच्छा ही होगा चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। और we must also remember that a nature and its object have the ability to make one's happy and overcome hopelessness. तो वो कह रहा है कि नेचर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो तुम्हें खुश कर सके। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फायर एंड आइस की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट है। इसमें देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन से सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, सो हेयर वी हैव दिस The Poem and the Ice by Robert Frost. Wait a minute, ये थोड़ा मिस हो गया है, इट्स ओके। द पोएम फायर, यहाँ पे फायर लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फायर लिखा है। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप पता है हर पोम के सेंट्रल आइडिया में ये लिखो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बाय एंड्री ग्लैरी। आप हर उसमें पोएट का नाम लिखना। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद लिखो क्या, यहाँ पे पढ़ते हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्सप्रेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज, एग्जाम्पल आइस और फायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा या फिर किस में एंड होगा, आइस के अंदर ऐड होगा। ठीक है, फिर हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो थोड़ा डीप मीनिंग में ले जाके बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे बोला हुआ है उन्होंने, दिस फायर हेयर सिंबलाइज द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर। जो फायर है वो क्या कर रही है, सिंबलाइज, वो इंटेंसिटी वो कर रही है शो ह्यूमन डिज़ायर की, और क्रुएल्टी की, ग्रीड की, एट्सेट्रा। किसकी? डिज़ायर की, क्रुएल्टी की और ग्रीड की। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप जैसे कि आप अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो, इवन आपसे कुछ और भी पूछा है ना, तब भी आपको ये बताना है कि हमारा जो फायर है वो क्या सिंबलाइज कर रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है, डिज़ायर, क्रूएल्टी, ग्रीड, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा तो नहीं, बट डिज़ायर, क्रूएल्टी, ग्रीड। ठीक है, फिर हमारे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि आई सिंबलाइज इन डिफरेंस इन ह्यूमन। जैसे कि फायर सिंबलाइज करती है डिज़ायर, क्रुएल्टी, ऐसे ही आइस सिंबलाइज करती है इनडिफरेंस इन ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं रिलेशनशिप, हेट्रेड फॉर अदर। जैसे कि हमारी जो फायर थी उसने डिज़ायर, क्रुएल्टी, ग्रीड शो करी थी, इसी तरह जो आइस है वो इनडिफरेंस, रिलेशनशिप एंड हेट्रेड शो करती है। ठीक है, उसके बाद पोएट कहते हैं द पोएट हैज़ द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कंटेम्प्ट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द कंप्लीट एंड। मतलब दोनों के पास बराबर ताकत है कि वो वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमारी एक मेटाफोरिकल मतलब मेटाफोर वाली एक पोम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोम। ये थोड़ा पॉइंट ग्रीड हो जाएंगे हमारे। तो चले अब अपनी हम नेक्स्ट पोम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अ टाइगर इन द जू। यहाँ पे ना मतलब हमारा जो वर्ड है वो जू गायब हो गया है। लेट मी राइट द टाइगर इन द जू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। इसमें हमें क्या बताया है, मैं पहले समझा देती हूँ। हमें बताया है कि जो हमारा जो टाइगर है वो कभी किस में होता है, वो कभी केज में होता है, तो कभी अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है या मीन जंगल में होता है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस शो किया है इस पोम के थ्रू कि क्या हो रहा है। अगर मैं आपको इस पोम की टोन बताऊँ तो वो थोड़ी सिंपैथेटिक है, ठीक है। तो चलो अब इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं इस पोम का। Here, what they wanted to ask us. In the poem, A Tiger in the Zoo, the poet tries to depict the poor condition of caged tiger. He compared the life of caged tiger with the tiger living in the natural habitat. Example, jungle. ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इस पोम के थ्रू क्या वो कंट्रास्ट कर रहा है कि एक टाइगर केज के अंदर है और एक टाइगर किसके अंदर है, एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने घर में है। यही समझ लो आज जैसे बच्चों के साथ होता है, बच्चे कहीं स्कूल में हैं तो बच्चे कहीं अपने अपने घर पे है, तो घर पे कितना इंजॉय करते हो, स्कूल में टीचर्स के अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता है। सो सेम एज इसके बाद कहते हैं थ्रू द पोएम द पोएट ट्राई टू कन्वे दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी ऑलवेज allowed to live freely in their own natural habitat. Freedom is loved by all living being, not just human. ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हमारे पोएट कहते हैं कि जो मतलब पोएट, देखो ये पोम कैसी एक सिंपैथेटिक पोएम है, वो बता रहे हैं तुम ऐसा मत करो। तो हमारे जो पोएट हैं वो कहते हैं, वो ट्राई टू कन्वे करते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना उनको जंगल में रहना प्रेफर करता है। क्यों, फ्रीडम इज़ लव बाय ऑल लिविंग बीइंग नॉट जस्ट ह्यूमन्स, कि जो फ्रीडम होती है वो सबको मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट ह्यूमन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट पोम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसमें फिर से एक शब्द गायब है। लेट मी राइट टू कंप्लीट द नेम ऑफ द पोम, एनिमल। ओके, आपको ना इसका पोएट का नाम कमेंट में गेस करना है, ठीक है, लिख के बताना मुझे कौन जानता है, मैं देखूंगी कौन कौन पोएट का नाम जानता है और कौन नहीं जानता। सो लेट्स रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोम। तो सेंट्रल आइडिया में देखो क्या लिखा है, this humorous poem suggests some of the dangerous way to identify wild animals. ठीक है, क्या कह रहा है, ये बहुत ह्यूमरस क्या होता है, हंसी मजाक वाली पोम। और ये क्या सजेस्ट करती है, सम ऑफ द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। वो एक ऐसे सजेशन देती है कि तुम इससे पता कर सकते हो कि वो वाइल्ड एनिमल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए द पोएट डिस्क्राइब मैनी फेरोशियस and fearful animal including an Asiatic lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena and the crocodile and the chameleon in the highly amusing manner. ठीक है, तो देखिए हमारे जो पोएट साहब हैं वो क्या कहते हैं, वो ये बताते हैं कि ये सबसे ये तो बहुत काफ़ी ह्यूमरस पोम है और ये हमें ये डिपिक्ट करने में हेल्प करती है कि वो एनिमल कैसा मतलब वाइल्ड है कि नहीं। वो हमें क्वालिटीज़ बता रही है हर एनिमल की, और वो एनिमल कौन से हैं वो आपको नाम याद रखने हैं और लिख के भी आने की कौन से एनिमल से, कहीं भूल जाओ आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे कौन था, देखें अब यहाँ पे थोड़ा बिग कर लेते हैं फिर बताती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एशियाटिक लायन। आपको याद रहेगा एशियाटिक लायन को कैसे याद करते, तो वो बहुत बहुत ज़ोरों से रोर करता था। फिर हमारा बंगाल टाइगर, हम बंगाल टाइगर को कैसे पता करते थे, जब वो अपने अलग सी चाल में रॉयल्टी के साथ नोबल के साथ चलता है, नोबल वॉइस के साथ वो चलता है जब, तो हम क्या कहते हैं वो बंगाल टाइगर है। और लेपर्ड को कैसे पता करते हैं हम, लेपर्ड की जो स्किन होती है ना उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उससे पता करते हैं इट वॉज अ लेपर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है द बियर। तो बियर को कैसे पता करते हैं, वेट अ मिनट मैं आपको लेपर्ड का दोबारा बताती हूँ। लेपर्ड जो होती है ना वो हम पे लेफ्ट करती है,
ये बात याद रखना। जो लेपर्ड होते हैं वो हम पे लेफ्ट करती है, इवन उसके शरीर पे भी डॉट्स होते हैं, बट वो लेफ्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ वो अपनी वाइल्डिटी दिखा रही है हमको। तो चले, ये हमारा बियर। बियर क्या करता है, बियर आपको इतना टाइट हग करेगा कि आपको पता चल जाएगा इट वॉज अ बियर। उसके बाद है हाइना। तो हाइना क्या करती है, हाइना अपने प्रे को खाते हुए रोती है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट। जो हाइना होती है वो क्या करती है, वो अपने प्रे को खाते हुए स्माइल करती है, तो क्रीपी सी स्माइल देती है वो, ही करके। तो उससे पता चल जाएगा आपको ये हाइना है। देन हमारे यहाँ पे आता है ये, देखो। इसके बाद एक बार इसको रिमूव कर दूँ ज़रा, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे था क्रोकोडाइल, ठीक है। देखिए क्रोकोडाइल कैसा होता है, क्रोकोडाइल जब भी अपना शिकार करेगा ही विल टीयर, उसका जो है आंसू निकलते हैं, उसके टीयर्स निकलते हैं। और जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन क्या होता है, कैमेलियन कलर बदलता है, उसके पास एक पावर होती है, कैमोफ्लेज कहते हैं उसको, जब जैसे कि वो सराउंडिंग्स कलर में अपना कलर बदल देता है। गिट गिट, आपको पता ही होगा, इतना तो पढ़ के ही आए हो आई थिंक। तो चलो नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है इन अ हाईली एज्यूमिंग मैनर, मतलब हम उन्हें इतनी जल्दी पता कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अवर्ड है हमारे पास, इन एडिशन टू बीइंग एंटरटेनिंग द पोएम इज इंफॉर्मेटिव, इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ वेरियस एनिमल एंड द जेंटल ह्यूमर। मतलब जो लोगों ने बातें फैलाई हैं और वो क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको सुन के पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे पोम है वो हमें गिवन है द बॉल पोएम। देखो बॉल पोएम में पहले बता दूँ, ग्रीफ के बारे में बात की गई है, दुख के बारे में। एक लड़का होता है, उसकी बॉल खो जाती है तो उसे बहुत दुख होता है, तो उसी के बारे में बात की गई है। सो द सेंट्रल आइडिया वॉज द पोएट, हियर वी स्टडी द पोएट जॉन बेरीमैन। देखो यहाँ पे इसने बच्चे ने फिर से पोएट लिखा हुआ है, तो उसको भाई फुल मार्क्स मिलने चाहिए। जो बच्चा लिखेगा पोएट का नाम, उसको फुल मार्क्स क्या 100/100 मिलेगा, ठीक है। द पोएट जॉन बेरीमैन इन दिस पोम डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ अ बॉय। मैंने पहले ही कहा था ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख। इस बात को आप याद कर लो कि ग्रीफ माने दुख होता है, और दुख को आपको 2 चैप्टर्स में यूज़ करना है। पहले हमारी पोम में, इस वाली बॉल पोम में ग्रीफ का यूज़ करना है, और इसके बाद आपको सर्वनेट बनारस चैप्टर में ग्रीफ का यूज़ करना है, ठीक है। ग्रीफ वर्ड का भाई अगर ये लिख के आओगे ना, मार्क्स बनते हैं आपको। तो चलो अब सिंपल आइडियाज़ का पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, The poet John Berryman in the poet described the grief of a boy over the loss of his ball. With that loss, he senses his first responsibility in a materialistical world. The poet suggests that the poem whom we love in our material possession will not be with us forever. One has to understand the nature of loss and learn to cope up with the loss. The child has to learn that. मतलब बच्चे को वो सीखना चाहिए। Learn that loss is a part of everyday life and still life goes on. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, वो बहुत ही ईजी है ये, इसको समझना तो इतना ज़्यादा ईजी है ना, क्या बताऊँ। जैसे कि आपकी ना कोई चीज़ खो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता होगा कि यार अगर वो मेरे पास होती तो अच्छा रहता ना, दुख होता है आपको, ग्रीफ होता है। बट समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को वो बॉल खोने की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब कोई चीज़ खोती है तो इस मेट्रास्टिकल वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली फोकस में रखना है। उसके बाद पोएम, जो हमारे पोएट है वो कहते हैं, इससे ना हमें ये पता चलता है हम जिसको प्यार करते हैं तो उसे खोते हुए हमें कैसा लगता है, और हमें क्या करना चाहिए। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस एंड लर्न टू कोप अप विद लॉस, द चाइल्ड हैज़ टू लर्न दैट, ठीक है। समझ आया, हमें समझना चाहिए दुख को, दुख आया किस लिए, समझने के लिए आया है, और ये एवरीडे, ये हमारी लाइफ पार्ट बन जाता है। सो हमारी नेक्स्ट पोम है अमांडा। अमांडा का भी सेंट्रल आइडिया हम करने वाले हैं, तो देखिए इसका भी सेंट्रल आइडिया काफ़ी अमेजिंग है। ये पोम मेरी फेवरेट एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम,
What the central idea? Amanda is a poem about a teenager's physically. नहीं, अमांडा इज अ पोएम अबाउट अ टीनेजर साइकोलॉजी। किसके बारे में बात कर रही है? टीनेजर साइकोलॉजी के बारे में बात कर रही है कि कैसा होता है। सो द पोम टेल अस अबाउट आ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं कि अमांडा, अमांडा उस छोटी लड़की का नाम क्या है? अमांडा। तो अमांडा इज अ कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली बीइंग स्कॉल्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। मतलब जो अमांडा है उसकी मम्मी उसे हर समय डांटती रहती है और इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि तुम ऐसा मत करो और ऐसा करो। ठीक है, वो इसको वो करती है कि बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा वैसा नहीं करते, बेटा तुम ऐसे बैठो, बेटा तुम वैसे बैठो, हर समय उसे नैक करती रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बट अमांडा इन लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। लेकिन अमांडा तो अपनी ही अलग दुनिया में खोई हुई है। शी इज नॉट प्लेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग। ना वो अटेंशन देती है कि उसकी मम्मी क्या कह रही है, उसकी मम्मी कहती रहती है, वो ध्यान ही नहीं देती किसी चीज़ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द पोएम देन पॉइंट दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रो चिल्ड्रन, कंस्टेंट स्कॉल्डिंग में एडवर्स इफेक्ट अ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब हमें इसका थीम भी पता चल गया कि बच्चों को हर समय तुम नैक करते रहोगे, बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। भाई कभी कभी बच्चों को भी उनके मन की करने का टाइम देना चाहिए। हर समय थोड़ा ना होता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, हर समय नैक करते रहना, बट ये गुड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी पोम है यहाँ पे द ट्री। फिर से यहाँ पे गायब है। देखिए जो हमारी ट्री पोम है ना, सबसे पहले इसका मीनिंग बता दूं, ये एक फेमिनिस्ट पोम है। क्या है? ये एक फेमिनिस्ट पोम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है। मुझे लगता है इस बार सीबीएसई के बोर्ड पेपर में 100% आएगी। ये है ही ऐसी पोम। इसका जो लास्ट वाला वो है ना पैराग्राफ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला पैराफ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पोम को मैं आज इतने इजी तरीके में एक सिंपल आइडिया के थ्रू आपको इस पोम को समझा दूंगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मेनली इस पोम में होता क्या है, वो कंपेयर कर रहा है। क्या कंपेयर कर रहा है? देखिए, वो मेनली यहाँ पे ट्री की बात नहीं कर रहा, वो ट्री के साथ साथ एक औरत की भी बात कर रहा है कि इंडियन सोसाइटी के नॉट इवन इन इंडियन सोसाइटी की पहले के टाइम में औरतों के साथ क्या बर्ताव था, वो इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को पढ़ते हैं। अपने सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। द पोम द ट्री बाय एडनी रिच shows the conflict between man and nature। ठीक है, वो इंसानों के बारे में और नेचर के बारे में कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं। With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefits and caused a lot of harm to nature environment। The poem wants to give, क्या wants to give? पढ़ते हैं आगे। Wants to give a message that presence of a few trees inside our homes does not give us a feeling of nature. Real nature is outside in the forest that we had destroyed। The poem tell us, आगे लिखा ही नहीं है। The poem tell us we should don't cut the trees and many more things। ठीक है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो देखिए, ये एक फेमिनिस्ट पोम है। तो उसमें हमारे जो पोएट है एड्रिनी रिच, वो एक लड़की है, वो एक वुमेन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब जो रिलेशन है एक मैन और नेचर के बीच में, वो अच्छा रहना चाहिए। उसके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लड़ाई झगड़े का मतलब है तुम उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि एक डेवलप सोसाइटी के लिए ह्यूमन बीइंग मतलब नेचर को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करता है और उसे हार्म भी करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो पोएट है वो ये मैसेज देते हैं कि हमें अपने घरों को सजाने के लिए नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब नेचर को तो उसके फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए। तुम फॉरेस्ट से एक पेड़ काट रहे हो लेकिन अपने घर में लगा लेते हो, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। तभी तो पेड़ कहते हैं कि वो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह वरांडा से फ्लोर से बाहर आ रहे हैं। सो इसी का मतलब ये था। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर फॉक पोएम। तो देखिए, ये जो फॉक पोएम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है अकॉर्डिंग टू मी। मेरी फेवरेट जो पोम है वो है मेनली अमांडा और फॉग। क्यों? देखो, जो फॉग है ना वो इतनी छोटी पोम है
इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोम है ये, बहुत शॉर्ट पोम है, लेकिन जो उसने इतनी डीप बात कही है ना, मैं बता नहीं सकती उसको। तो हमारी जो पोम है ना, उसका मेन सेंट्रल आइडिया अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो हिंदी में, तो वो ये है कि हमारी लाइफ में क्या आता है, हमारी लाइफ में ग्रीफ आता है, पर आके कुछ दिनों में रह के चला जाता है। ठीक है, आप इस पोम का मतलब यही है, हमारे लाइफ में ग्रीफ आता है और कुछ समय रहकर चला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। सेंट्रल आइडियाज देखो, जितनी बड़ी ये पोम है उतना बड़ा इसका सेंट्रल आइडिया है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। In this poem, the natural phenomena of fog is described. The poet beautifully compares the coming and disappearing of the fog to a cat. The cat also comes to a place and disappears silently. Similarly, no one notices and get disturbed by the coming and disappearing of the fog. देखो, वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉग पोम है उसको हमने किससे, ग्रीफ से कंपेयर किया है, बट एक्चुअली में जो पोएट साहब है ना, वो उन्होंने हमारी जो फॉग है उसको कैट से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वो कैट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो कैट के फीट को फॉग से कंपेयर कर रहे हैं। कैट का जो पैर होता है, जैसे कि जो कैट होती है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती आते हुए, उसके वेलवेट, उसके जो पैर होते हैं ना इतना वेलवेट वाले होते हैं कि वो आवाज़ ही नहीं करती, पता ही नहीं चलती कोई आ भी रहा है, इतनी आहट सी भी नहीं होती है। तो जो कैट होती है ना, देखिए जो हमारे पोएट साहब है उन्होंने कैट को इसलिए कंपेयर किया कि वो ये बात करे जिस इतनी साइलेंटली से कैट आती है ना, उतनी साइलेंटली से हमारा जो फॉग है वो आता है। लेकिन बाद में पोएट ने ये बात करी कि जैसे कि दुख हमारी लाइफ में आता है और आके चला जाता है, मूव्स ऑन, ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो आपको बात समझ आई गई होगी, दुख आता है और चला जाता है, हमें एक ना एक दिन शांत होना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया हमारे पास, डोंट वरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पोम है हमारे पास द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोम। सेंट्रल आइडिया, सो हेयर देखो, फिर से आपको इसका पहले मीनिंग समझा देती हूँ हिंदी में। तो होता क्या है, एक ड्रैगन होता है भाई, क्या होता है, एक ड्रैगन होता है, ये हमारे पास ड्रैगन है। ठीक है, इसके मुंह से आग निकल रही है, ये एक ड्रैगन है, पर ये एक क्या है, डरपोक ड्रैगन है, ये तो बहुत डरपोक ड्रैगन है। तो हुआ क्या, एक केस हुआ था इसके अंदर, जैसे कि ना यहाँ पे कैट थी, डॉग था, इवन माउस था, इतने लोग थे और साथ में एक लड़की भी थी। तो होता क्या है, अचानक से उनके घर पे एक वो आ जाता है, वो कौन सा वाला, एक मिनट, जो समुद्री डाकू होता है ना, वो आ जाता है, ऐसे वाला समुद्री डाकू आता है। देखो बताती हूँ अभी, वो जो आता है ना जिसकी एक आंख ऐसी होती है, एक आंख ऐसी होती है, वो वाला समुद्री डाकू आता है और वो अटैक करता है, बट बचाता कौन है, एक ड्रैगन बचाता है उसको। जबकि वो सब क्या शो करते हैं कि ड्रैगन बहुत ही कमज़ोर है, पर जब असली टाइम आता है लड़ाई का तो ड्रैगन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। बट एंड ऑफ द स्टोरी वो लोग ये प्रूव कर देते हैं अगेन कि वो सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बट येट कस्टर्ड ड्रैगन वॉज नॉट पावरफुल। ठीक है, तो चलो अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी है, बट नहीं तो हम एक बार सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं इसका। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज फनी पोम, ये बहुत ही फनी पोम है, बट मेरे हिसाब से फनी पोम नहीं है, इसमें बेचारे हमारे ड्रैगन को नीचा दिखाया गया है, आई थिंक सो। ठीक है, tells the story of a girl named Belinda and her toad pets। देखो, एक लड़की के बारे में बात की है, मैंने अभी बताया था, बेलिंडा नाम है उसका, ये नाम याद रखना है आपको, बेलिंडा नाम है। और उसके पास कितने पेट हैं, 4 पेट हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक तो उसके पास कैट है जिसका नाम इंक है, फिर उसके पास एक माउस है जिसका नाम, मतलब एक चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है, और उसके बाद इसके पास एक क्या है, इसके पास एक डॉग है, उसका नाम आई थिंक सो मुझे याद नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, नाम नहीं आने वाला, आपको पहले ये लर्न करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो,
ये कह रहा है द टेल ऑफ अ कर्स्ड ड्रैगन इज अ फनी पोम. यस इट वाज. टेल्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम बेलिंडा एंड हर 4 pets. The central idea character in the story is Belinda's pet dragon, Custard, who is described as a coward. Coward मतलब बेचारा. However, when a real danger come, all the pet run away except Custard. जब danger आया तो सारे जो pets थे वो भाग गए, परंतु कौन बचा? कस्टर्ड बचा. कस्टर्ड शो करेज एंड ब्रेवरी एट द राइट मोमेंट एंड सेव्स एवरीवन्स लाइफ. जो कस्टर्ड था उसने ब्रेवरी शो की राइट मोमेंट पे और सबको बचा लिया. ठीक है, तो चलो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए नेक्स्ट पोम की तरफ बढ़ते हैं, विच वॉज अवर लास्ट पोम. सो ये पोम है फॉर एनी जॉर्ज. देखो ये पोम जो है ना वो दो पोएट्स के बीच में कन्वर्सेशन है. क्या है? कन्वर्सेशन. ओके, वो बता रहे कि वो लड़की क्या है, कैसी है और उसके साथ क्या हुआ. लेट्स स्टडी. द पोएम फॉर एनी जॉर्ज इज अबाउट द, देखो, द पोएम फॉर एनी जॉर्ज इज अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन एट लव बाय डिफरेंट पीपल. The poem in this the form of a dialogue between two people, Annie George and another person who identify has not been made clearly by the poet. ठीक है, clearly by the poet. The poem shows the true nature of human as they are always carried away by the outer behavior. एक मिनट, outer beauty है यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया. Outer beauty and never pay attention to true nature of a person. Only God can love a person of their inner beauty and not for everyone physical beauty. तो होता क्या है, यहाँ पे एक लड़की है एनी गॉर्ग, क्या नाम है उसका? एनी गॉर्ग नाम है, ग्रीगोरी, एनी ग्रीगोरी. ठीक है, तो हुआ क्या, वो लड़की है, उस लड़की के ना बाल हैं बहुत सुंदर. देखो ये लड़की है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है आई थिंक, बट इट्स ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है. ठीक है बच्चों, फोकस करो, तुम्हें याद रहेगा यार, मेरे तरीके ये पढ़ाने के तरीका है, एक याद रहता है. एक लड़की होती है, उसके बाल होते हैं हनी कलर के. देखिए यहाँ पे लिखा भी है हनी कलर. ठीक है, हनी कलर मतलब येलो कलर के. ठीक है, तो लोग जो होते हैं ना, जो लोग लड़के होते हैं, मेनली लड़की से तो लड़का प्यार करेगा, तो जो लड़के होते हैं ना वो उससे सिर्फ उसके हेयर्स के लिए प्यार करते हैं, जो कि उससे क्या करता है, जो कि उसे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो तुम मेरे बालों के लिए करते हो, तुम ऐसा प्यार करो ना जो मुझे दिल से करो. तो ऐसी बात ना जो पोएट बताते हैं उस लड़की को कि तुम के जो सारे लोग हैं वो तुम्हारे बालों से प्यार करते हैं, तुम्हारे दिल में नहीं. ठीक है, तो लड़की कहती है इट्स ओके, तुमने सही कहा, अब मैं पता है क्या करूँगी, मैं अपने बालों को डिफरेंट कलर्स में कलर कर लूँगी. वो क्या करेगी, अपने बालों को कलर कर लेगी. फॉर एग्जांपल वो कैरेट कर लेगी या फिर कोई डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, एनी कलर. ठीक है, तो जो लड़की है उसने बताया, उसने ओपिनियन दिया कि मैं ऐसे बाल कलर कर लूँगी जिससे लोग मुझे प्यार करेंगे, ना कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, ना कि मेरी फ़िज़िकल ब्यूटी से. वो सिर्फ मेरे हार्ट से प्यार करेंगे, मेरे अपने दिल से प्यार करेंगे मुझे. फिर जो हमारे पोएट है वो उसे सजेशन देते हैं कि तुम्हें पता है सिर्फ गॉड और हमारे पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारी किसी भी हालत में हो, हम कितने भी बुरे दिखते हो, कितने भी भद्दे दिखते हो, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स और गॉड होते हैं उनने कभी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया इन चीज़ों को लेके. तो जो हमारे गॉड वगैरह होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी भी हो. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये वीडियो ज़रूर इतनी जल्दी पोस्ट किया है, तो आप इसको ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़.